हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं कि किस किस तरीके से कोई भी कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपने काम को कर सकती है। तो हमने इसके पहले 5 पॉइंट लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। फर्स्ट आता है होली ओन्ड सब्सिडरी या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां अगर कोई कंपनी खोल लेती है दूसरी कंट्रीज में, तो उस तरीके से वो ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, वैश्वीकरण कर सकती है अपने किसी भी बिजनेस का। जैसे कि XYZ लिमिटेड है और ये जापान की कंपनी है। इसने क्या किया, इसने अपनी सब्सिडरी कंपनीज खोल ली और सब्सिडरी कंपनीज भी कौन सी है, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी कौन सी होती है, जिसमें 100% जो ओनरशिप है वो XYZ लिमिटेड की है। मतलब किसी और कंपनी का, किसी और पर्सन का या XYZ लिमिटेड के अलावा कोई और शेयर होल्डर नहीं है। जैसे कि इसने इंडिया में एक अपनी सब्सिडरी ओपन कर ली, इसने एक श्रीलंका में एक अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी ओपन कर ली, एक बांग्लादेश में, चाइना में और USA में। ये जो तरीका है होली ओन्ड सब्सिडरीज के तहत अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करने का, नॉर्मली जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये इस रूट से अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करती हैं क्योंकि इनका 100% कंट्रोल होता है। देखो, ओनरशिप अगर 100% है तो उनका मैनेजमेंट में भी कंट्रोल 100% ही होगा, तो वो अपनी कंपनी को अपने हिसाब से मैनेज करके चलेगी। नेक्स्ट आता है असेंबली कॉन्ट्रैक्ट। असेंबली कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं संग्रहण समझौते। कई बार हम अपने सामान को, जो एक सपोज एक मशीनरी है, हम उसको बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। तो इंपोर्ट करवाकर अगर हम उस सामान को बेचेंगे तो इंपोर्ट पर पूरे सामान के ऊपर जो हमारी कस्टम ड्यूटी है वो ज्यादा लगती है, या हम उसको बोलते हैं इंपोर्ट के ऊपर जो भी हमें टैक्स देना पड़ेगा अलग अलग कंट्रीज में। कई बार चीप लेबर का क्या मतलब है, सस्ते लेबर का फायदा उठाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, पार्ट्स को मंगवा लेती है। जैसे कि एक कार बनानी है, एक कार है, उसके पार्ट्स बने अलग अलग देशों में है, अलग अलग कंट्रीज में उसके पार्ट बने हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करना, उनको असेंबल करके एक गाड़ी तैयार करने के कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसी कंट्री में या ऐसी कंट्री में अपने बिजनेस को ओपन कर लेती है जहां पर जो लेबर है, जहां पर जो हमारा श्रम है, उसकी हमें पेमेंट कम करनी पड़े। तो यहां पर देखो, सपोज एक गाड़ी को बनाने के 20 पार्ट्स हैं। ये एक कंपनी ने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज में वो प्रोडक्शन कर रही है और उसने एक कंट्री में जहां पर सस्ती लेबर है वहां पर इन सबको मंगवा लिया। और जब हम पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, जो हमारी कस्टम ड्यूटी है, वो हमें कम देनी पड़ती है। एक कंट्री में आ गए हैं, अब यहां पर इन सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाएगा और फिर उस सामान को बेचा जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ग्लोबलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को। नेक्स्ट आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये टॉपिक हमने आपके सेकेंड ईयर में किया था, एडवांस्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। मर्जर और एक्विजिशंस क्या होते हैं। मर्जर का मतलब होता है जब दो कंपनियां मिलकर एक तीसरी कंपनी फॉर्म हो जाती है। एक्विजिशन में क्या होता है, जब एक बड़ी कंपनी है और वो उसके तुलना में जो छोटी कंपनी है उसको एक्वायर कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है उसका। जैसे कि मर्जर में क्या होगा, A लिमिटेड है, B लिमिटेड है, इन दोनों ने क्या किया, सेम बिजनेस था इनका, इन्होंने सोचा हम दोनों
इकट्ठे हो जाते हैं, हम अपना कंपटीशन खत्म कर देते हैं, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए कंपटीशन को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बना ली, दोनों मर्ज हो गए, दोनों का विलयन हो गया एक नई कंपनी में। नेक्स्ट आता है अधिग्रहण। अधिग्रहण या एक्विजिशन में क्या होता है, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का बिजनेस बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज स्केल पर वो अपना काम कर रही है। एक है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड छोटे लेवल पर अपना काम कर रही है। ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीद लिया। अब बी लिमिटेड का जो बिजनेस है या बी लिमिटेड है ये वाइंड अप हो जाएगी, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें क्लोज करना पड़ेगा और किस नाम से अब काम करेंगे, ए लिमिटेड के नाम से। तो ये होता है एक्विजिशन, एक्वायर कर लेना। एक्वायर करना मतलब जब बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसको ले लेती है, उसको खरीद लेती है, तो वो होता है एक्विजिशन। नेक्स्ट आता है थर्ड कंट्री रूट। कई बार दो देशों के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि हाँ, अगर आप मेरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये हम फायदे देंगे। जैसे कि आपकी जो बुक्स में एग्जांपल है वो इंडिया और मॉरिशस का है। अगर इंडिया और मॉरिशस एक दूसरे के जो हमारे कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्ट करती हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू जब वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है। अगर कोई तीसरा देश इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है लेकिन इंडिया ने उस कंट्री को वो बेनिफिट नहीं दिया हुआ या उसका उस कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वो कंट्री क्या करेगी, जैसे कि इंडिया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया, मॉरिशस और चाइना की। सपोज इंडिया और मॉरिशस के बीच में एग्रीमेंट है, एक ट्रीटी बनी हुई है। चाइना इन्वेस्ट करना चाह रहा है लेकिन उसको जैसे कि टैक्स कम देना पड़ रहा है या उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा है, और जैसे बहुत सारे और बेनिफिट्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशस को दिए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, चाइना क्या करेगा, चाइना डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट ना करके चाइना पहले कहाँ जाएगा, पहले वो इन्वेस्ट करेगा मॉरिशस में और मॉरिशस से फिर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देगा चाइना में। तो ये है थर्ड कंट्री रूट, जिसको हम बोलते हैं तीसरा देश रूट, जिसमें दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटी है उसको फायदा उठाने के लिए थर्ड कंट्री क्या करती है या फॉरेन कंट्री क्या करती है, पहले वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, यहाँ अपना पैसा ले जाकर फिर जो उसकी डेस्टिनेटेड कंपनी है, कंट्री है, वहां पर वो अपने पैसे को ले आएगी, वहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कर देगी। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन के या वेज टू एंटर इन इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू।